चलिए जी, वेलकम बैक। कल हमारा जीएसटी का चैप्टर शुरू हुआ था। मैंने आपको बताया था बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट वाइज तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब लास्ट में जर्नल एंट्रीज करने लगते हैं तब लगता है कि बड़ा सिंपल है। कल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ब्रॉड चीजें मैंने आपको बताई। स्टेट कैसे पैसा इकट्ठा करती है, सेंटर कैसे पैसा इकट्ठा करती है। स्टेट और सेंटर जो है आपस में उनकी तो मतलब आमने सामने होते हैं, लड़ाई होती है। सेंटर गवर्नमेंट का मतलब होता है भारत सरकार। सेंटर का मतलब क्या होता है? भारत सरकार, यानी कि मोदी सरकार जो आजकल देश में है। स्टेट मतलब जो हर स्टेट के सीएम होते हैं। पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है जो फैसला लेता है देश का। और सीएम कौन से होते हैं? सारे स्टेट्स के। तो जो जीएसटी जब लॉन्च हुआ था, जीएसटी लॉन्च होने की डेट याद है? कल बताई थी। 1 जुलाई 2017 सीए डे पे। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर मतलब अभी भी मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं कि जीएसटी के लॉन्च की डेट क्या है, इनोग्रेशन क्या है। 1/1/17। यहाँ पे ना कंफ्यूजन है। अगर आप देखोगे जीएसटी एक्ट वॉज पास्ड, यहाँ पे देखो एक बार, जीएसटी एक्ट वॉज पास्ड ऑन पार्लियामेंट 24 मार्च 2017। पार्लियामेंट का मतलब होता है, देखो हर देश में ना एक पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट पता है ना? लोकसभा विधानसभा। जहां पे जब देश के कानून बनने होते हैं ना, ऐसे थोड़ी है कि मोदी ने कानून बना दे तो चल गया। जितने भी देश के एमपी होते हैं, सबसे पहले शहर में कौन होते हैं? एमसी। मोहल्ले के होते हैं ना एमसी, म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान। एमसी के ऊपर होते हैं एमएलए। जैसे अपने देश का, अपने राजपुरा का एमएलए तो एक है। कौन है इस टाइम? नीना मित्तल। एमएलए एक है। लेकिन एक ही शहर राजपुरा में जो एमसी है वो 15-20 है। एमसी के हिस्से में 5-6 गलियां आती हैं। एमएलए के हिस्से में पूरा टाउन आता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, जैसे लुधियाना हो गया, तो वहां पे 2-2 3-3 एमएलए होते हैं। एमएलए मतलब किसी एक शहर को कवर करते हैं। फिर उनसे ऊपर होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, ठीक है, एमपी। एमपी के अंडर कम से कम 15-20 एमएलए होते हैं। कहने का मतलब देखो, एक एमएलए के अंडर एक शहर होता है, तो एमपी के अंडर कम से कम 15-20 शहर होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एमपी होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में 10-15 शहर होते हैं। समझ में आ गया? जैसे हमारा पटियाला डिस्ट्रिक्ट है तो राजपुरा उसके अंदर एक छोटा सा शहर है। समाना हो गया, ऐसे ऐसे नाभा हो गया, तो ये सारे पटियाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। शहरों में एमएलए, एमएलए के ऊपर एमपी। तो एमपी हो गया, एमएलए हो गया, उसके नीचे एमसी हो गया। तो ये एमपी जो है इंडिया में 500 कुछ है। पूरे इंडिया में 500 कुछ एमपी। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये वो लोग हैं जो अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बिहाफ पे। तो हमारा जो देश की पार्लियामेंट है वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। तो दिल्ली में ये सारे 500-600 एमपी इकट्ठे होते हैं साल में 2 बार। ठीक है, साल में 2 बार या 3 बार होते हैं। ऐसे 15-15 दिनों का सेशन होता है, जिसको हम कई बार बोलते हैं विंटर सेशन। इसमें ये क्या करते हैं? सारे एमपीज मिलके, ठीक है, सारे एमपीज मिलके वोटिंग करते हैं। जैसे जिसकी अब सरकार किसकी है? मोदी सरकार, बीजेपी। तो बीजेपी सरकार कहती है कि चल यार जीएसटी लॉन्च करते हैं, देश के लिए अच्छा है। कश्मीर से धारा 370 आर्टिकल 370 सुना ही होगा, हटा देते हैं, देश के लिए अच्छा है। तो देश के लिए जो भी डिसीजन लेने होते हैं पार्लियामेंट में होते हैं। समझ में आ गया? जीएसटी राजपुरा में लग रहा है कि पूरे इंडिया में? तो देश का मामला हुआ। तो उसका फैसला जो है मोदी सरकार नहीं कर सकती। मोदी सरकार ने कानून बना दिए, ऐसी एक बहुत मोटी बुक बना दी कि जीएसटी के ये सारे रूल्स हैं। फिर सारे एमपी इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अगर तो मेजोरिटी ने, मतलब 50% से ज्यादा ने इसके ऊपर अप्रूवल कर दी कि हाँ कर दो, तो फिर वो उसको बोलते हैं एक्ट पास हो जाता है। एक्ट मतलब कानून। कानून पास हो गया कब? जब देश में, समझ लो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 600 एमपी हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? 600 एमपीज हैं। तो 600 में से 600 का 50% बताना। तो 301 बंदे अगर मान गए, 301 बंदे मान गए, तो जो जीएसटी का एक्ट है ना, जीएसटी एक्ट जो पास हुआ है, पार्लियामेंट में पास हुआ है, फिर वो देश में लागू कर दिया जाता है 1-2 महीने के अंदर अंदर। अप्रूवल उसी को बोलते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। सर क्या जो ये एमपी होते हैं, मिनिस्टर, आपको भी पता है, हमें भी पता है कितने पढ़े लिखे होते हैं? 600 में से 70-80 एमपी होते हैं जो, जिनको इंग्लिश आती है या जिनको पढ़ना आता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है ना? आपने तो फिर भी अच्छी कैटेगरी दे दी, 10th पास। मैं उतनी नहीं देता। चलो अब बात करते हैं मुद्दे की, होता क्या है। तो जब ये एमपी सारे अप्रूवल दे देते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्ट पास हो गया। तो ये वो था, जीएसटी एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च। आपको लाइन दिख रही है? तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया जीएसटी कब पास हुआ था,
ये वाली डेट याद रखनी है। क्या डेट है? 24 मार्च। बोलो एक बार, 24 मार्च। ये तो पार्लियामेंट में पास हुआ जब मेजोरिटी में वोटिंग जो है फेवर में चली गई, लेकिन उसको देश में कब लागू किया गया? इट केम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई। कह रहे हैं भाई 1 जुलाई 2017 के बाद। सर जो इस डेट और इस डेट के बीच का है 2-3 महीने, तब पुराने वाले टैक्स ही लग रहे थे। वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, फलाना फलाना टैक्स, 11-12 तरह के टैक्स होते थे, फिर वही लगते रह गए। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, अगर पेपर में आई जीएसटी कब से फोर्स हुआ, कब से इफेक्ट हुआ? 1 जुलाई 2017। कब एक्ट पास हुआ था? 24 मार्च। डिफरेंस समझ में आ गया? आज हमने मेनली कॉन्सेप्ट देखना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इसके अंदर देखो आपके पास, टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। पहले बड़े सारे टैक्सेस थे, बड़े सारे टैक्सेस को खत्म करके एक ही ले गए। ये वाले जो सारे टैक्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। ये लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कल बताया था, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला टैक्स। जैसे पेन बन रहे हैं, कोई मिठाई बन रही है, एसी बन रहे हैं, पंखे बन रहे हैं, जब भी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, पतंजलि की शहद बन रही है, चाय पत्ती बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाले टैक्स को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। कहने का मतलब है ये फैक्ट्री में लगते हैं, बात खत्म। सामान तो फैक्ट्री में बनता है ना। सर्विस टैक्स सीए पे, वकील पे, आर्किटेक्ट पे, ट्यूशन वालों पे, हेयर सैलून वालों पे, फिल्म प्रोड्यूसर्स पे। ये सारे प्रोडक्ट थोड़ी बेचते हैं, सर्विस देते हैं, तो उनके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। तो कहते क्या इतने सारे झमेले हैं भाई, खत्म करो, एक ही लगाओ जीएसटी, बात खत्म। वन नेशन वन टैक्स। याद है इसका स्लोगन होता है वन नेशन वन टैक्स। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट इतने सारे टैक्स लगाती थी। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही थी इतने टैक्स, ये स्टेट वाले लगाते थे। स्टेट वाले कहते हमारे स्टेट में एंटर हो रहे हो, खजाना दे के जाओ, शंभू बैरियर। अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हो, परचेज टैक्स दे के जाओ। मूवी देखने जा रहे हो, या मेले पे जा रहे हो, या लॉटरी टिकट खरीद रहे हो, कहीं पे भी एंटरटेनमेंट टैक्स। अगर आप वहां जाओगे ना, क्या होता है अपना वाटर पार्क, फन सिटी, वहीं सीधा बैठ, फन सिटी जाओ, और कौन से होते हैं, क्रिस्टल वर्ल्ड, फन वर्ल्ड, कहीं पे वहां पे टिकट कितने की होती है? 1000-1200 की होती है। तो 1000-1200 रुपए में ना अंदर, उसके अंदर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा होता है, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट पर्पज से जा रहे हो। तो कहते हैं यार ये खत्म करो, बस जीएसटी लगाओ। तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स भी कौन लेती थी? स्टेट गवर्नमेंट। देखो ऊपर सर्कल किया हुआ है। तो वैट, वैट लगता था सामान के खरीद बेच पे। ऊपर वाले जो टैक्स मर्ज हुए वो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स। देखो लिखा हुआ है ना सेंट्रल लेवल टैक्स। सेंट्रल लेवल के टैक्सेस को भी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया, क्योंकि मोदी सरकार बोलेगी पहले जो टैक्स हम लगाते हैं उसको जीएसटी में लॉन्च करें, तभी तो स्टेट वाले अपने टैक्सेस को लॉन्च करेंगे जीएसटी में। तो ये वाले जो ऊपर वाले टैक्स अब हमने पढ़ रहे हैं, ये स्टेट लगाती है। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट कौन से टैक्स लगाती थी और सेंटर कौन से लगाती थी। स्टेट लगा रही है ये वाली एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, और सेंटर कौन से लगा रही थी? सेंटर। यार ऊपर ऊपर पढ़ के आए हो यार, थोड़ा सा एक्टिव रहो यार। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स बोला करो। तो सारे टैक्सेस को खत्म करके एक ही टैक्स लेके आ गए, जिसका स्लोगन था वन नेशन। और टैक्स का नाम क्या पड़ा? जीएसटी। फिर जीएसटी के अंदर ना रेट बन गए। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी। कल से ना आप लोग बुक भी लेके आओगे। ठीक है, तो ये वाला जो जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर है, अब जीएसटी का नेशन मतलब था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन इन्होंने रेट ऑफ टैक्सेस सिंगल नहीं डाले। अब जैसे यूके में, अमेरिका में ना हर जगह जीएसटी ही है ऑलरेडी, कई सालों से। हमने तो बहुत सालों के बाद कॉपी की है। तो जीएसटी के टोटल ना 5 स्लैब्स हैं। 5 स्लैब मतलब 5 तरह के रेट है। नंबर 1 क्या है? असेंशियल आइटम्स, जो फूड वाली चीजें हैं, जैसे गेहूं, अनाज। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख लेता हूं अनाज, वीट, इनके ऊपर 0% है टैक्स। स्कूल की एजुकेशन 0। ये क्या चीजें हैं? असेंशियल आइटम्स, इंक्लूडिंग फूड भी, इसके ऊपर 0% टैक्स है। टैक्स तो लग रहा है लेकिन 0% लग रहा है। ये ना याद, ये मत सीखना कि टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स लग रहा है लेकिन 0% है, मतलब नहीं के बराबर है ना, नहीं है। सेकंड है कॉमन यूज आइटम। कॉमन यूज आइटम के ऊपर 5% है। इसमें नॉर्मली मैं लगा के चलता हूँ पिज्जा, यानी कि फूड। अगर आप नेचर स्वीट्स, डोमिनोज कहीं जाओगे ना, वहां पे 5% होता है। 5% में से 2.5% सीजी लेके जाएगी, 2.5% एसजी। इसलिए उनका टैक्स का रेट भी अलग अलग होता है। रेट नहीं, सॉरी, लिखा अलग अलग होता है। तो ये 5% आइटम्स हैं। 5% वाली कौन सी आइटम्स हैं? जो कॉमन यूज है। तीसरा है स्टैंडर्ड रेट।
कह रहे हैं कि ना इनके बिना हमारी जिंदगी चल सकती है ना रुक सकती है, कॉमन यूज, जैसे कि बिस्किट, खा लो तो भी ठीक है, नहीं खाओगे तो भी ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ये, अब मेरे पे लड़ने मत लग जाना, सर पिज्जा कौन सा फिर कॉमन यूज है, कोई खाता है कोई नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिस्किट के ऊपर रेट बोला 12%, 12 में से 6 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 6 ऊपर वाले में से 2.5 था। उसके बाद है चौथा मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इन्होंने सर्विसेज वाले को लपेटा 18% में। मेकअप आर्टिस्ट, सीए, कोचिंग सेंटर वाले, आर्किटेक्ट वाले, वकील हो गए, जो अपना सामान नहीं बेचते सर्विस बेचते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया 18%। या कई तरह की गुड्स हैं, अब जो बिस्किट समझ लो ओरियो हो गया, या समझ लो कोई टिम्बर हो गई, लक्कड़, प्लास्टिक हो गया, एसी हो गया, कई ऐसी चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना होता है 18%। बिजली का सामान लेने चले जाओ, पंखा लेने चले जाओ, उनके ऊपर टैक्स क्या है 18%। ये तो बहुत ज्यादा है ना। लेकिन उससे नीचे देखो लग्जरी आइटम्स, लग्जरी आइटम्स एंड तंबाकू। लग्जरी आइटम्स में मैं मान रहा हूं बीएमडब्ल्यू गाड़ी, अगर समझ लो सेंट्रो गाड़ी होगी हो सकता है वो 18% में हो, लेकिन लग्जरी गाड़ी होगी बीएमडब्ल्यू, फरारी, ये वो चीजें बड़ी बड़ी, तो वो 28% में आएंगी। जो हमारे वो नहीं होते बड़े बड़े झूले जो बंगले में होते हैं, बड़े बड़े झूले या बड़े बड़े शोपीस, फर्नीचर का काम थोड़ा लग्जरी, वो 28% में है। तो मुकुट वालों को एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कितने तरह के रेट स्ट्रक्चर है, तो आंसर था 5। तो वो एमसीक्यू भी आया था एक बार कि इसमें से कौन कौन सा रेट नहीं होता, तो उसके पता है क्या क्या क्वेश्चन लिखे हुए थे ऑप्शन, एक 0 था, एक 12 था, एक 28 था, एक 14 था। तो लिखा हुआ था कौन सा इसमें जीएसटी का रेट नहीं है, 14। तो इसलिए मतलब आपको बाकी याद रहने चाहिए। पॉइंट समझ में कर आते होंगे बिल्कुल। तो हमारे लिए पॉइंट समझ में आ गया। कितने तरह के टैक्स हैं एक बार याद करते हैं, 0, 5, 12, 18, और इसको आधा आधा कर दो तो आधा सी का बन जाएगा, आधा एस का। 28 28 नहीं, 14 + 14, क्या पूरा 5 या पूरा 10? पूरा 5, आधा आधा, 2.5 2.5। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगली लाइन, जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी पे कब किया जाता है, इस लाइन में लिखा हुआ है, लाइन दिख रही है आपको, जीएसटी पे कब किया जाता है, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही आप कहीं से सामान खरीदोगे या सर्विसेज उसकी लोगे, आपको जीएसटी उस टाइम पे देना पड़ेगा। इट ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है जी, कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। जीएसटी जो हम पे कर रहे हैं दुकानदार को, देखो सोच के देखो, अगर मैं दुकानदार को जीएसटी पे कर रहा हूं, मतलब मैं सामान खरीद रहा हूँ ना, खरीदने को क्या बोलते हैं, इनपुट। सामान आ रहा है कि जा रहा है खरीदते टाइम, इनपुट हो गया। इसलिए कह रहे हैं जब आप सामान खरीद रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, तो उसका नाम पड़ जाता है इनपुट जीएसटी। ये मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और बाकी सारे चैप्टर में भी सिखाया हुआ है। कह रहे हैं सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड, ये भी सिखाऊंगा। जीएसटी पेड ऑन परचेज इज नॉट अ कॉस्ट फॉर परचेजर, ये वाली लाइन देखना पड़ना, बड़ी गंभीर लाइन है ये वैसे। कह रहे हैं जो आप जीएसटी पे कर रहे हो दुकानदार को, आपके लिए कॉस्ट नहीं है। सर कैसे कॉस्ट नहीं है, हम तो अभी भी खर्चा दे के आए हैं। 100 रुपए का पिज्जा हमने कितने में लिया, 105 रुपए में। कह रहे हैं जो 5 रुपए आपकी कॉस्ट नहीं है, जबकि आपकी जेब में से 105 गए, फिर कैसे कॉस्ट नहीं है, ये समझाऊंगा आपको क्या क्यों कह रहे हैं ये लाइन। नॉर्मली हम इसको खर्चा मानते हैं ना, क्योंकि मेरा 100 रुपया भी गया, 5 रुपए भी गया, बट इट इज एसेट सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स। ये वाली लाइनों को प्रूव करने के लिए अभी हम एक डायग्राम समझेंगे, जिसमें पूरा जीएसटी कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचता है कस्टमर से, बीच में दुकानदार की क्या दुकानदार का क्या रोल है, किसी सीए का क्या रोल है, अभी हम समझेंगे इस लाइन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं यूजुअली, ठीक है, ये बाद में समझाऊंगा। अब मेन मैं आपको पॉइंट डिस्कस करना शुरू करने वाला हूं, जो हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। ये जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसी के ऊपर आपकी जर्नल एंट्रीज, इसी टॉपिक के ऊपर आपका सारा कुछ पॉइंट, मतलब कहने का मतलब बेस रहेगा। तो अब ये ध्यान से समझना। समझ लो एक बंदा है मिस्टर चुन्नू, इसकी एक दुकान है, ठीक है जी, इसकी एक दुकान है। क्या की दुकान है, कुछ बता दो यार। चलो ये मोबाइल बेचता है जी, मोबाइल या मोबाइल फोन बेचता है मिस्टर चुन्नू, ठीक है जी। चुन्नू सामान बेचता है। अब चुन्नू क्या करता है, चुन्नू कहीं ना कहीं से सामान खरीदता ही होगा। चुन्नू जो सामान खरीदता है, फोर समझ लो ये पप्पू से सामान खरीदता है। पप्पू भी एक दूसरा दुकानदार हो गया, ये हो गया फर्स्ट दुकानदार, ये हो गया सेकंड दुकानदार। क्योंकि अगर चुन्नू कहीं ना कहीं से सामान बेचेगा तो कहीं से खरीदता भी होगा। बेचेगा किसको, ये आगे मेरे को बताओगे।
आगे ये बेचेगा कस्टमर को, ठीक है जी, कस्टमर को आगे सामान बेचता है। अब देखो जी हुआ क्या, सबसे पहले चुन्नू ने पप्पू से मोबाइल खरीदा, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में पप्पू ने चुन्नू को मोबाइल बेचे, मतलब सामान बेचा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूं ये सामान है हमारा 1000 रुपये का, पॉइंट नंबर 1, 1000 रुपये का सामान है और जीएसटी जो लगता है मोबाइल के ऊपर लगता है 18%। तो बताओगे 1000 का 18% कितना होता है? प्लस 180 इज इक्वल टू 1180 रुपये का, ठीक है जी। क्या दिया? मोबाइल दिया। यहाँ पे ना पहले एरो यहाँ से यहाँ पे जा रही है, इसने इसको क्या किया, सामान सप्लाई किया, मोबाइल या फिर सप्लाई की इसको, ठीक है जी, 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे इसने क्या किया होगा, इसने, ठीक है, पप्पू को पैसे दे दिए 1000 रुपये सामान के, 180 रुपये टैक्स के, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है टैक्स इज लेविड एट द टाइम ऑफ परचेज। सामान की खरीद बेच के ऊपर लगने वाले टैक्स को जीएसटी कहते हैं। सामान की खरीद बेच के टाइम पे जो टैक्स इकट्ठा करना है गवर्नमेंट ने कहा वो जीएसटी है। तो इसने टोटल कितने पैसे दिए चुन्नू ने पप्पू को? 1180। अब पप्पू की जेब में कितने पैसे आ चुके हैं? 1180, जिसमें से गवर्नमेंट ने ना एक चीज बोली, कहते आप अपने पैसे रखो। अगर जीएसटी ना होता तो ये सामान कितने का था? अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है, आंख लगाए, पप्पू को बोला, हे पप्पू, जो चुन्नू से आपने पैसे इकट्ठे किए लाओ जेब में हमारी जमा कराओ, क्योंकि आपके पैसे 1000 पे हैं। दुकानदार को ना, जो पप्पू है, इस टाइम बहुत रोया। ये बैठा है पप्पू, बेचारे की हड्डियां तक सूख गई, पप्पू रोने लग गया। जैसे ही गवर्नमेंट बीच में आई ना, पप्पू के आंसू ही नहीं रुक रहे, पप्पू का मूड ऑफ हो गया, पप्पू को पैसे देने पड़ रहे हैं। क्यों पैसे देने पड़ रहे हैं? क्या मेरे को बताओ, गवर्नमेंट इस टाइम पे जो पैसे मांग रही है गलत मांग रही है या ठीक मांग रही है? गलत क्यों मांग रही है? मतलब आप लाइन में हो नहीं, क्योंकि आपका ध्यान भटक गया था ना, बाकी सारे लाइन में है। पप्पू गवर्नमेंट से पैसे तो ठीक मांग रही है, क्योंकि ये टैक्स के ऊपर अधिकार किसका होता है? सरकार का अधिकार होता है ना। तो गवर्नमेंट ने तो पप्पू को सिर्फ एक बार बोल दिया, भाई साहब आपने अपने कस्टमर से टैक्स ले लेना है, जमा हमें कराना है आपने। तो पॉइंट नंबर 3 पे पप्पू जो दिल से बड़ा दुखी हुआ पड़ा था, पहले तो बड़ा खुश था, वो सामान बिक गया, सामान बिक गया, 1000 रुपए का पप्पू का प्रोडक्ट है तो 1000 का था, पप्पू के पास पहुंच गया 1180। जब गवर्नमेंट मांगने आई, ला भाई ला पैसा ला, पप्पू ने रोना शुरू कर दिया। रोए हंसे, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता। 180 रुपए जीएसटी के आपको कहाँ पे जमा करवा देने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जो जीएसटी के पैसे हैं ना, इसके ऊपर अधिकार सिर्फ सरकार का होता है, ना कि किसी दुकानदार का। सर फिर पप्पू रो क्यों रहा था? बस उसके रोने की आदत है बीच में दुकानदारों की। दुकानदारों को नॉलेज नहीं है एक्चुअली में जीएसटी की, तो उनको पता क्या लगता है दुकानदारों को, ये तो हमारी जेब से पैसा गया। ओ भाई, तुम्हारी जेब में से गया, दिया तो तुम्हारे कस्टमर ने है। इधर देखो ये 180 रुपए, तुम्हारा तो प्रोडक्ट 1000 रुपए का था ना, मानते हो कि नहीं? तो जो दुकानदार ये बोलता है ना कि जीएसटी गलत है, उनको बोलो हमें ना कॉपी पेन लेके बता भाई क्यों गलत है। वो पता क्या बोलते हैं? टैक्स हमारी जेब से पड़ रहा है, कस्टमर हमें देता नहीं। क्यों नहीं कस्टमर दे रहा? कस्टमर से तो आपने 1080 लिए। तो नॉर्मल मार्केट में राजपुरा वाले या रिटेलर दुकानदार पता क्या कहते हैं? कहते हैं अगर उनके ऊपर जीएसटी लगाते हैं ना तो कस्टमर रोने लग जाता है। भाई तुम बीच में ऐड कर लो, उनको ना बताओ जीएसटी ले रहे हो, तुम अपना मार्जिन थोड़ा अलग शो ना करो। देखो निकलवाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर अपनी जेब से भरो। तो कोई दुकानदार मेरे को बताओ, कोई ऐसा दुकानदार है जो अपनी जेब में से टैक्स भरेगा? तो मार्जिन अपने आप बढ़ा लो। फिर लोग पता क्या कहते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, कहते हैं यार कस्टमर देते ही नहीं, पिंड वाले हो गए या छोटे दुकानदार हो गए या छोटे बंदे देते ही नहीं। भाई आप सामान देना बंद कर दो। हमने जो दुकानदार है ना, ये पप्पू वाला दुकानदार हो गया, मिस्टर चुन्नू वाला, इन्होंने ना अपने कस्टमर्स की आदतें खराब की हुई हैं, बाद में ये रोते हैं। जबकि जो बड़ा दुकानदार है ना, जो फैक्ट्री से सामान लेता है होलसेलर से, होलसेलर या फैक्ट्री वाले उनको देते थोड़ी है बिना जीएसटी के, उनको जबरदस्ती लेना पड़ता है। तो जब दुकानदार और होलसेलर की, रिटेलर और होलसेलर की आपस में चेन बन चुकी है, तो आप अपने कस्टमर के साथ भी बनाओ। अगर सारे दुकानदार बिना उसके, अब आप रिलायंस फ्रेश में जाओ, ठीक है, मोर में जाओ, और कौन सा होता है, इजी डे में जाओ,
आपने वहां पे 10 रुपए का ब्रश लिया, चाहे 20 रुपए की टूथपेस्ट ली, क्या आपको बिना बिल के सामान मिलता है? नहीं मिलता ना। आपको यार एक छोटा सा तो सामान है यार, 5 रुपए का कुरकुरे तो ले रहा हूँ, फिर भी वो बिल देंगे, है ना? क्योंकि उन्होंने कस्टमर के साथ हैबिट वैसी बना ली ना, छोटे दुकानदार बना नहीं पा रहे, तो उनको लगता है कि कस्टमर देता नहीं। ओ भाई साहब, आपने आप हो बिगाड़ने वाले, उसको छोड़ते हैं। अब इसी इसी लाइन पे आओ, पॉइंट नंबर 3 तक समझ आ गया? पॉइंट नंबर 1 पे क्या हुआ था? चुन्नू ने पप्पू से सामान खरीदा, कितने का? 1,000 रुपए का, साथ में टैक्स लग गया, टोटल बिल कितने का हो गया? 1180 रुपए अब चुन्नू ने पप्पू को दे दिए। ठीक है जी। तो पप्पू ने 1,000 रुपए अपनी जेब में रखा, एक और एक 1,000 रुपए अपनी जेब में रखा, 180 रुपए गवर्नमेंट को जमा करवा दिए। पप्पू को 1,000 रुपए मिलने थे। पप्पू को जब मैंने समझाया ना, वो तरुण सर के पास आया, फिर पप्पू खुश हो गया, कहते अच्छा ये चीज थी, ठीक है, मेरे तो 1,000 रुपए थे, अब जाके मेरे को समझ में आई। जब समझ में आ जाएगी बंदे को, सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। वो तो नॉलेज नहीं है, तो कस्टमर को लगता है, दुकानदारों को लगता है हमारी जेब से जा रहा है। अब इसमें मैंने कल आपको चीजें बताई थी, गवर्नमेंट ने टोटल 2 पॉइंट बोले। एक, टैक्स ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को उसी प्राइस पे मिलेगा जो हमने फाइनल कस्टमर को बेचना है। ये तो देखो बीच का एक दुकानदार है मोबाइल वाला, ये कौन है? शॉपकीपर। पप्पू भी शॉपकीपर है, लेकिन वो थोड़ा होलसेलर है, जिनसे चुन्नू सामान खरीदता रहता है। जीएसटी का जो टैक्स है, इसमें 2 मेन फंडामेंटल है, वो याद रखना। जीएसटी का टैक्स हमेशा कस्टमर पे लगेगा, कभी भी दुकानदार पे नहीं लगेगा। सर अभी आप कह रहे हो किस पे लगेगा टैक्स, किस पे नहीं लगेगा? तो इस केस में तो जो चुन्नू है तो दुकानदार है, शॉपकीपर है, टैक्स तो इसको देना पड़ गया 180 रुपए। अभी तक इसको देना पड़ गया ना, समझ में आई है? लेकिन जीएसटी का मेन स्लोगन या मेन मोटो क्या है? टैक्स लगेगा कस्टमर पे, और उस प्राइस पे टैक्स लगेगा जो कस्टमर को बेचेंगे। अभी तक मेरे को बताओगे 3 स्टेप हो चुके हैं, प्रोडक्ट किसकी दुकान पे पड़ा है? क्या क्या अभी सामान बिक चुका है या चुन्नू के पास पड़ा है? ठीक है जी। गवर्नमेंट के पास अपना 180 रुपए पहुंच गया, गवर्नमेंट के पास देखना। अभी तक के 3 स्टेप में कस्टमर कौन है, सेलर कौन है? चाहे चाहे चुन्नू एक दुकानदार है, लेकिन अपने किसी ना किसी सप्लायर के लिए तो वो भी कस्टमर होता है। तो अभी तक गवर्नमेंट की नजरों में कस्टमर कौन है? चुन्नू। इसलिए गवर्नमेंट के पास कस्टमर को सामान कितने का बिका? 1,000 रुपए का, इसलिए अभी तक गवर्नमेंट के पास 1,080 पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि आगे से आगे बिकता रहे, उतना टैक्स और इकट्ठा होएगा। अब चुन्नू ने क्या किया? कस्टमर को सामान बेचा पॉइंट नंबर 4 पे, उसको अपने 180 मिली। ठीक है, उसने अपना सामान पता है कितने का बेचा? उसने अपना सामान बेचा 1,200 रुपए का सामान बेचा, जो उसको 1,000 रुपए का नहीं पड़ रहा था। ये 1,000 वाला सामान कहता 1,200 में बेचूंगा मैं। अब 1,200 रुपए के ऊपर फिर 18% टैक्स भी लगेगा। कैलकुलेट करना, 1,200 का 18% कर ले कोई एडी। 1,200 का 18% 216 देखना किसी ने की है। 1,200 का 18% 216, तो 216 रुपए का इसने बिल बना दिया जी। कहता मैं 1,000 वाली चीज कितने में बेचूंगा? 1,000 वाली चीज 1,200 में बेचूंगा यार। 1,000 वाली, यहां से 1,000 को कंपैरिजन करो, टैक्स को हटा के। 1,000 वाली चीज कितने में बेचूंगा? 1,200 में। 200 रुपए का महंगी बेच रहा हूं ना, और साथ में 216 रुपए टैक्स हो गया। टोटल अमाउंट बताओ कितनी हो गई? 1,416 रुपए। कस्टमर इसको पे कर रहा है 5वें नंबर पे 1,416 रुपए। ठीक है जी। अब चुन्नू के पास टैक्स का कितना पैसा आ चुका है? 216। टैक्स के 2 ही मोटिव हैं, लगना किस पे चाहिए? और उसी प्राइस पे लगना चाहिए जिस प्राइस पे बेचा है। अब 5 स्टेप्स हो चुके हैं। 5 स्टेप्स तक फाइनल कस्टमर कौन है? फाइनल कस्टमर का नाम भी लिख दें, रमेश। फाइनल कस्टमर का नाम है रमेश। तो अभी तक का फाइनल कस्टमर कौन हुआ? रमेश। रमेश को हमने सामान कितने का बेचा? 1,200 प्लस 216, 1,416 का। रमेश ने 1,416 रुपए किसको दे दिए? क्या रमेश ने 216 रुपए गवर्नमेंट को नहीं देने थे? टैक्स तो गवर्नमेंट के लगता है, लेकिन फाइनल कस्टमर कभी भी गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो अपने सेलर को देता है। सेलर की ड्यूटी लगाई है गवर्नमेंट ने कि तू हमें जमा करा। अब चुन्नू जाएगा, चुन्नू बड़ा खुश था, 1180 रुपए लगे थे, 1,416 रुपए आ गए। क्या बढ़िया दिन है। डीजे वाला बुला लिया उसने, ढोल वाले बुला लिए, पीछे आ गई गवर्नमेंट, ला भाई ला, पैसे ला। कितने तूने रमेश से इकट्ठे किए हैं? तो गवर्नमेंट कह रही है 6वें नंबर पे, 6 नंबर पे, ला भाई ला 216 रुपए ला अपने।
जो जो 180 रुपए थे ना चुन्नू के लिए, हमारे इस पॉइंट में चुन्नू के लिए ना जो 180 रुपए थे वो थे इनपुट जीएसटी। क्या थे? इनपुट जीएसटी वो होता है जब हम सामान खरीदते हैं, खरीद रहे हैं मतलब इन हो रहा है, खरीदते हैं मतलब इन हो रहा है, तो खरीदते टाइम वाले टैक्स को बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जब बेचा था तो सामान इन हुआ था या आउट हुआ था? जब सामान बेचा था रमेश को, इन हुआ था कि आउट हुआ था सामान? टैक्स तो इकट्ठा हो गया था ना। तो जब सेल के टाइम पे टैक्स इकट्ठा होता है उसको बोल दिया जाता है आउटपुट जीएसटी। क्या बोल दिया जाता है? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कब लगता है? जब सामान बेचते हैं। तो इनपुट कब लगता होगा? जब सामान खरीदते हैं। जब सामान खरीदेंगे क्या बोलेंगे उसको? जब बेचेंगे? गवर्नमेंट कह रही है ला भाई ला, 216 रुपए ला। कहते जी नहीं, चुन्नू कहता मैं भी तरुण सर के पास पढ़ा था, सर ने समझाया था कि जीएसटी का एक मोटिव है, टैक्स दो बार नहीं ले सकते आप। जितना फाइनल कस्टमर को आपने टैक्स चार्ज किया है ना, ज्यादा से ज्यादा उतना ले सकते हो। अगर तो आप मुझसे अभी 216 रुपए ले गए, ऐसा कौन बोल रहा है? चुन्नू बोल रहा है गवर्नमेंट को। कहते 180 तो आपके पास पहले पहुंच चुका है, 180 पहले पहुंच चुका है। 216 रुपए अगर आप मुझसे ले गए तो इसका मतलब तो ये है ना, इसका मतलब तो ये है ये वाला 1000 रुपए जो है, ये वाला 1000 रुपए और ये वाले 1200 में तो ये 1000 जुड़े ही हुए हैं ना यार, 1000 रुपए वाला सामान था। तो आपने एक ही अमाउंट के ऊपर दो बार टैक्स इकट्ठा कर लोगे। तो ये पता है क्या कह रहे हैं? जीएसटी का जो मेन टॉपिक है वो दो ही है मेन, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो मेन टारगेट है, टैक्स लगेगा कस्टमर के ऊपर, फाइनल कस्टमर के ऊपर। और टैक्स मैक्सिमम उतना लगेगा जितना फाइनल कस्टमर से कलेक्ट करते हो। दुकानदार के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता। लेकिन चुन्नू कहेगा अभी तक तो मैंने 180 रुपए जमा कराया हुआ है ना गवर्नमेंट को। चुन्नू ने कैसे? चुन्नू ने 180 रुपए पप्पू को दिए थे, पप्पू ने आगे दे दिए थे। तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब सब्र रखियो, तेरे 180 रुपए हम वापस कर देंगे। गवर्नमेंट चुन्नू को बोल रही है, जो मेन दुकानदार है, कि तेरे 180 रुपए जो तूने ये वाले 180 रुपए पप्पू को दिए थे ना, तेरे को हम वापस कर देंगे। लेकिन वापस हम नहीं करेंगे, तू एक काम करियो, सामने कस्टमर को सामान बेच दियो, कस्टमर से टैक्स इकट्ठा कर लियो, उसमें से 180 रुपए अपनी जेब में रख लियो, बाकी जो बचेंगे वो हमें जमा करा दियो। क्योंकि टैक्स के ऊपर अधिकार किसका है? चुन्नू ने फाइनल कस्टमर से कितना टैक्स इकट्ठा कर लिया है? अधिकार किसका होना चाहिए इसके ऊपर? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट आई 216 रुपए, तो चुन्नू ने याद कराया सर मैंने 180 रुपए ना ऑलरेडी पहले ही पप्पू को भर दिए थे और पप्पू ने आपको जमा करा दिए थे, आप अपने अकाउंट चेक कर लो। तो गवर्नमेंट ने अकाउंट चेक किया, हाँ पप्पू ने 180 रुपए जमा करा दिए हमें, जो उसने चुन्नू से लिए थे। तो 216 में से पप्पू कहेगा, सॉरी चुन्नू कहेगा मैं अपने 180 रुपए वापिस रख रहा हूं, तो बाकी कितने बच गए? ये आप उससे ले लो। तो कितने पैसे पे किए? इस 216 को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। इस 216 को क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। जो चुन्नू ने, जो मेन दुकानदार है ना, उसने रमेश को सामान बेचते हुए, सामान बेचा था तो सामान आउट हुआ था ना दुकान से, तो उसको बोलते हैं आउटपुट। कह रहे जो आउटपुट के टाइम पे जितना टैक्स इकट्ठा हुआ है ना, चुन्नू कहता सारा थोड़ी आपको दे दूंगा, बीच में से 180 तो आपके पास पहुंच चुके हैं, इसमें से मैं अपना क्या लेस कर दूंगा? इनपुट जीएसटी, जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो इसको बोला जाता है सेट ऑफ करना। जब मैं अपने आउटपुट में से इनपुट वाले पैसे माइनस करके रख लेता हूं ना अपने पास, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ करना। तो बाकी बैलेंस कितना बचा? बाकी बैलेंस कितना बचा बोलो सारे? तो बैलेंस हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये देखो गवर्नमेंट पास गया तो 216। गवर्नमेंट के पास। अब हम गवर्नमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। आपको ये चुन्नू रमेश और सुरेश, चुन्नू पप्पू और रमेश की कैलकुलेशन समझ में आ गई? अब हम गवर्नमेंट के हिसाब से देखते हैं। सोच के देखो, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, गवर्नमेंट ने जीएसटी की जिम्मेवारी आपके ऊपर लगाई हुई है, लेकिन सही मायने में गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि जितना फाइनल कस्टमर से लेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास उतना पहुंचना चाहिए। चाहे हमें पप्पू पे करे, चाहे हमें चुन्नू पे करे, चाहे हमें रमेश पे करे, हमारे पास कितना पैसा पहुंच जाना चाहिए जो कस्टमर ने पे किया है। कस्टमर ने देखो ये टैक्स पे किया था 216। अब गवर्नमेंट के हिसाब से आ जाओ, गवर्नमेंट को कितनी बार टैक्स मिला इस पूरे सिनेरियो में? 2 बार। पहली बार कौन सा टैक्स मिला था गवर्नमेंट को? पहले 180। दोबारा कितना मिला था? टोटल कितना हो गया? अब देखो कस्टमर ने कितना पे किया था, कस्टमर ने कितना पे किया था, गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा, हिसाब बराबर हो गया। चुन्नू के हिसाब से सोचो, चुन्नू ने पहले जब सामान खरीदा था अपने सप्लायर से, पप्पू से, उसको कितना पैसा दिया था? 1180, जिसमें से 1000 रुपए प्रोडक्ट के थे, 180 रुपए टैक्स के थे।
चुन्नू रोने लग गया, आपने कहा था कि टैक्स तो कस्टमर के ऊपर लगता है, लेकिन अभी तक उस सिचुएशन तक तो चुन्नू ही कस्टमर था ना। लेकिन चुन्नू अल्टीमेटली तो चलो दुकानदार है, लेकिन किसी ना किसी का कस्टमर भी होता है वो। तो गवर्नमेंट ने चुन्नू को बोला, हे चुन्नू, अपना सामान बेचना शुरू कर, कस्टमर ढूंढने शुरू कर, वहां से टैक्स इकट्ठा कर लियो। जो तू ऑलरेडी 180 रुपए पे कर चुका है, अब तूने कस्टमर से पे इकट्ठे किए हैं 216 रुपए, जमा तो करवाए हैं सिर्फ 36 रुपए ना, तो हमने तेरे को 180 रुपए जेब में रखने दिए। तो चुन्नू के पास पता है जेब में कितने पैसे बचे? एक तो 1200 रुपए वो वाले जो उसने बेचा। आप चुन्नू के हिसाब से सोच के देखो, चुन्नू के पास 1416 रुपए आए थे ना, उसमें से उसने 36 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा दिए, तो 1380 रुपए किसके पास पहुंच गए होंगे? चुन्नू के पास। 1380 पता है कौन कौन से हैं? जो उसने 1200 का सामान बेचा था, 180 टैक्स 180 का जो उसने टैक्स पप्पू को पे कर दिया था, कस्टमर से लेके उसने अपनी जेब में रख लिए। तो 180 रुपए का जो भार है कस्टमर के ऊपर पड़ा है, रमेश के ऊपर या चुन्नू के ऊपर? रमेश कस्टमर के ऊपर पड़ा है। तो मतलब आपको टॉपिक समझ आ गया है। गवर्नमेंट का भी यही मोटो है, टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ना चाहिए? कस्टमर के ऊपर, ना कि दुकानदार के ऊपर। लेकिन इस केस में दुकानदार कब रोने लग गया? ये वाले सेकंड वाले पॉइंट में कहते जब कस्टमर के ऊपर पड़ना चाहिए, मैं तो दुकानदार हूं, आपने मुझसे क्यों ले लिया 180 रुपए? अगर ऐसे ना होता ना तो लोग पता क्या करते, कभी अपने पप्पू को यानी सप्लायर को टैक्स देते ना, पता क्या बोलते? ओ भाई मैं तो दुकानदार हूं। अब मैं पता क्या करता, मैंने एसी खरीदना था, मेरा एसी 35,000 का था, जिसमें 6,000 रुपए का टैक्स था। 28,000 का एसी था, 6-7 हजार का टैक्स था। मैं अपने पप्पू को पता क्या बोलता, मैं अपने सप्लायर को, ओ भाई मैं तो दुकानदार हूं, मैं तो एसी बेचता हूं, तो मेरे ऊपर टैक्स मत लगाओ। मैं एसी ले लेता बिना टैक्स के, लगा बैठता, ओ यार बिका ही नहीं इसलिए मैंने अपना लगा लिया। सोचो गवर्नमेंट ये सारे केस के ऊपर नजर रख के बैठी थी। गवर्नमेंट कहती है एक बार के लिए आप हमें जमा करा दो, कस्टमर को बेचोगे कस्टमर से ले लेना, फिर वो बोला हमें मत जमा कराना। अब आपने कस्टमर से कितना लिया था? 216, हमें कितना जमा कराया है? सिर्फ 36। 216 रुपए आ गए जेब में, जमा तो कराया 36, तो आपको आपका 180 रुपए का रिफंड मिल गया ना। कौन सा रिफंड? इनपुट टैक्स का, जो आप ऑलरेडी किसको दे चुके हो? पप्पू को, अपने सप्लायर को, और उसने गवर्नमेंट को दे दिया था। क्या इस पूरे सिचुएशन में दुकानदार का कहीं पे लॉस हुआ है? सिर्फ एक लॉस हुआ है कि उसको कस्टमर ढूंढने पड़े। उसने खरीद लिया था सामान आज, बिका 1-2 महीने के बाद। भाई अगर तू फिर अच्छा दुकानदार है, तेरे को इनपुट जीएसटी का रिफंड जल्दी चाहिए, तो जल्दी जल्दी सामान बेच। तो इससे क्या एनकरेज किया गवर्नमेंट ने दुकानदारों को कि अपनी कस्टमर और अपना सर्कल जल्दी चलाओ, सारा का सारा रिफंड ले जाओ। अल्टीमेटली टैक्स किसके ऊपर पड़ा इस पूरे केस में? कस्टमर के ऊपर। गवर्नमेंट ने बोला यही था, जीएसटी इज द टैक्स विच इज फाइनली पेड बाय द कस्टमर। और कितना टैक्स पहुंचेगा? जितना कस्टमर देगा। कस्टमर ने दिया था 216, तो गवर्नमेंट के पास 216 पहुंचा है, चाहे 2 बार में पहुंचा है। लेकिन बीच में चेन ना 5-6 सप्लायर की होती है, तो गवर्नमेंट के पास 5-6 चेन्स में पहुंचता है। गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, जब जब बिकता चला जाएगा तब तब बाकी जमा कराते चले जाओ। एक और पॉइंट बताना चाहता हूं, बस वैसे आपके काम का नहीं है लेकिन लॉजिकल है। अल्टीमेटली ना, जब चुन्नू ने कस्टमर को सामान बेचा था, चुन्नू ने खरीदा था 1000 का, सर 1000 का नहीं 1180 का। जीएसटी को इग्नोर कर दो, एक बार जीएसटी को इग्नोर कर दो, सबसे पहले सामान 1000 रुपए का ही था ना, बेचा कितने का? 1200 रुपए का। तो देखा जाए कितना एक्स्ट्रा मार्जिन हुआ? 200 रुपए। 200 रुपए के ऊपर 18% निकालना, तो देखो वही का वही आ गया 36। अल्टीमेटली जीएसटी पता है किसके ऊपर लगता है? जितना हम कस्टमर को सामान बेचते हैं ना, जो उसका मार्जिन होता है ना, उसके ऊपर। पहले वाले के लिए जब देखो पहली बार, एक बार ना मानस ने 2-3 महीने पहले क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनको जीएसटी का एक बार टॉपिक समझाया हुआ है ऑलरेडी। तो मानस ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट टाइम किसके ऊपर टैक्स लगता होगा? फर्स्ट टाइम फैक्ट्री वाले के ऊपर लगता है, जो बंदा बनाता है, समझ लो। तो पहले पहले तो हमारा लगा 1000 रुपए के ऊपर टैक्स, फिर 1000 वाला सामान चुन्नू ने 1200 में बेचा ना, तो मार्जिन कितना हुआ? 200 रुपए का। तो अल्टीमेटली ना हर स्टेज पे जो जो भी बीच में दुकानदार आते चले जाएंगे, जितना मार्जिन लगाते हैं ना, जितना मतलब उन्होंने प्राइस का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा लिया, अल्टीमेटली उसके ऊपर लगता है टैक्स। क्या चीज समझ में आ गई? ये होता है जीएसटी। अब यहाँ पे ये तो कॉन्सेप्ट था सिखाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जीएसटी एक लिया है, जबकि होते क्या है 2 जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटी जीएसटी, यूटी जीएसटी, टोटल 4 तरह की जीएसटी है। अब सेट ऑफ करना जो है ना, मैं जब आपको बोला था ना जीएसटी का चैप्टर जो है 90% जर्नल है, 10% जो मुश्किल है वो ये वाला पार्ट बेटा मुश्किल है। 216 में से 80 माइनस करना, 180। सर ये तो बड़ा सौख है।
हमें दिया होगा कि हमने इस कस्टमर से कितने का बेचा है, उसमें से जितने का हमने खरीदा होगा वो माइनस कर देंगे, बाकी गवर्नमेंट को पे कर देंगे। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने बड़ी सारी कंडीशन लगाई। कौन सा ऐसा जीएसटी है जो हम 180 आपको माइनस करने देंगे? बहुत सारी कंडीशन में ना गवर्नमेंट 180 माइनस ही नहीं करने देती। गवर्नमेंट कहती हम नहीं करने देते, पूरा जमा करा, या कम करने देंगे। ऐसा कौन कौन से केसेस हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर चुन्नू ने सामान बेचा ही नहीं, चुन्नू का ये सामान जल गया। अब ध्यान से सुन लो, ये केसेस जर्नल एंट्रीज आएंगी इसकी। चुन्नू का जो ये सामान था वो जल गया, या उसने डोनेशन में दे दिया, या आग लग गई, या चोरी हो गई। क्या इस केस में अगर चुन्नू का सामान जल गया, चोरी हो गया, ठीक है, गुम हो गया, मिला नहीं, क्या इस केस में चुन्नू ने सामान बेचा होगा? नहीं। सर जब चोरी हो गया बिका कहाँ? तो उस केस में सोच के देखो, चुन्नू तो एक्चुअल कस्टमर माना जाएगा। गवर्नमेंट कहेगा मुझे क्या पता तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही कंडीशन बुलाई, कहते 180 रुपए तभी माइनस करने देंगे इनपुट का, जो इनपुट जीएसटी था ना उसको हम तभी माइनस करने देंगे, ये वाला इनपुट जीएसटी, अगर तूने सच में सामान कस्टमर को बेचा हो, नहीं तो नहीं, नहीं तो तेरे हिस्से पड़ जाएगा। फिर इसका मतलब है अगर उसका कोई और सामान है ना जो 216 रुपए बन रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें से 0 माइनस करने देगी, पूरा का पूरा जमा करा। क्योंकि आप सोच के देखो प्रैक्टिकली, जो दुकानदार है उसके पास तो सैकड़ों या हजारों तरह की आइटम्स होती हैं, सभी के ऊपर जीएसटी लग रहा है, तो मेरे को पर आइटम वाइज थोड़ी पता चल रहा है कौन सी आइटम जली, कौन सी आइटम नहीं जली। अब जैसे आप बिजली की दुकान पे जाओगे, कम से कम 500 तरह के सामान होते हैं, पेच, तारे, नट, बोल्ट, पता नहीं कितनी कितनी तरीके की। कन्फेक्शनरी पे चले जाओ, 100 तरह के सामान होते हैं, चिप्स, बिस्किट, है ना, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा। तो ओवरऑल मंथ वाइज के हिसाब से देखा जाता है, ये पूरे मंथ की सेल कितनी है, पूरे मंथ की परचेज कितनी है, आइटम वाइज नहीं देखा जाएगा। अगर आइटम वाइज देखने लगो आप कहोगे तो मेरा सामान जल गया है, गवर्नमेंट कहेगी ओवरऑल देखना है हमने। तो जो सामान आपका जल गया, डोनेट कर दिया आपने, कुछ कर दिया, उसका इनपुट जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो टैक्स आपके हिस्से पड़ जाएगा। चीज समझ में आ गई? तो गवर्नमेंट कहेगी उस केस में पूरा 216 रुपए जमा कराऊं। ऐसे सोचो, इस केस में रमेश है नहीं, इसका सामान जल गया। या फिर दूसरा केस, अगर उसने गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज, क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉइंग। तो अगर आपने ड्राइंग कर ली कि आपने सच में सामान बेचा कस्टमर को, तो उस केस में फाइनल कस्टमर कौन हुआ? चुन्नू हुआ। तो चुन्नू कहेगा, तो गवर्नमेंट कहेगी 216 रुपए का तूने अगर कोई और सामान बेचा है तो उसमें से अब हम 180 माइनस नहीं करने देंगे, जो तेरा इनपुट जीएसटी है वो कैंसल। तो इनपुट जीएसटी किसी भी दुकानदार के लिए, पहली लाइन में आया था इनपुट जीएसटी जो है दैट इज एसेट। मैं अगर आपको दिखाऊं ना ऊपर, इनपुट जीएसटी जो है वो एसेट होती है, तभी तो डेबिट साइड पे आती है। आज तक मैं आपको भ्रम में रख रहा था, मैं आपको बोलता था इनपुट जीएसटी जो आप पे करके आए हो वो आपका एक्सपेंस है, बोलता था ना, खर्चा है इसलिए डेबिट आता है। लेकिन आज वो सही टाइम आया है बताने का कि इनपुट जीएसटी आपका खर्चा नहीं होता, आपकी एसेट होती है। रमन अगर मैं आपको पहले बता देता ना, मेरे को समझाने वाली दिक्कत होती है, मैं 3 चैप्टर में गलत पढ़ाता हूं, आज मैं एडमिट करता हूं, हर जीएसटी के चैप्टर में एडमिट करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया हुआ। कॉन्सेप्ट के बिना अगर मैं आपको बताऊंगा ना, मेरे को पता क्या होगी, यार इनपुट जीएसटी टैक्स भी मेरी एसेट होती है। एसेट तो वो होती है एसी, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, टैक्स भी एसेट होती है। टैक्स एसेट इस वजह से है क्योंकि मेरे को ये वाले 180 रुपए का रिफंड मिल जाएगा। रिफंड मेरे को गवर्नमेंट नहीं देगी, बोलेगी अपने कस्टमर को ढूंढ, कस्टमर आपको टैक्स दे देगा, वो वाला टैक्स आप हमें मत जमा कराना, आप अपनी जेब में रख लेना, अगर कोई बैलेंस बचता है वो जमा करवा देना। तो आपको तो कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं ना गवर्नमेंट के कहने पे। तो मतलब जो चीज मेरे को मिल जाती है वापस, दैट इज मेरी एसेट। अगर मुझे कोई पे करनी है दैट इज मेरी लाइबिलिटी। तो इनपुट जीएसटी मेरी एसेट होती है, आउटपुट जीएसटी मेरी लाइबिलिटी। बताता हूं कैसे। आउटपुट का मतलब क्या होता है? सामान बेचना। सामान किसको बेचा था हमने? रमेश को। उससे टैक्स इकट्ठा कर लिया हमने। कब? आउटपुट के टाइम। आउट मतलब सामान बेचना या सामान खरीदना? बेचते टाइम आपने टैक्स किससे इकट्ठा कर लिया? कस्टमर से, रमेश से टैक्स इकट्ठा कर लिया। अब टैक्स इकट्ठा करके अपनी जेब में नहीं रखना, गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए मेरी आउटपुट जो टैक्स होता है दैट इज माई लाइबिलिटी। देखो दो ही तरह के टैक्स हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट कब लगता है? परचेज करते टाइम। आउटपुट कब? तो आउटपुट के टाइम पे दुकानदार टैक्स इकट्ठा करता है, कहां से? लेकिन अपनी जेब में नहीं रख सकता। ऊपर गवर्नमेंट बैठी है, कह रही है मेरे को जमा करवा। अब मेरी जेब में एक बार के लिए आ जाते हैं, गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं ना। देखो मेरे को किसी ने पैसे दिए, ये पैसे हैं मेरे पास, पैसे आ गए जेब में। अभी के लिए मैं ऐसे थोड़ी सड़क पे रख दूंगा, अपनी जेब में ही रखूंगा ना, गले में।
कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट आती है, कहती है वो पैसे दो, तो जब वो गले में से पैसे निकाल रहे हैं ना अपनी जेब में से, रोना शुरू कर देता है दुकानदार कि मेरा टैक्स लेके जा रहे हैं, मेरे पैसे। अब आप सच में बताओ, ये पैसे गवर्नमेंट के थे या सच में दुकानदार के थे? सिर्फ चुन्नू तो बीच में एक दुकानदार है जिसने गवर्नमेंट के कहने पे कस्टमर से इकट्ठे करके अपनी जेब में रख लिए। और जब गवर्नमेंट उससे मांगने आई, चुन्नू पता क्या कहता है दुकानदार, इंडिया के 70% दुकानदार पता क्या कहते हैं कि ये टैक्स तो मेरी जेब में से जा रहा है। ओ भाई साहब, टैक्स तुम्हारी जेब में से कस्टमर से फिर क्यों लिया तुमने? तो मेरे को बताओ, टैक्स अल्टीमेटली कस्टमर ने पे किया या दुकानदार ने? दुकानदार तो बीच में एक मीडियोकर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी बस। क्योंकि गवर्नमेंट इतने सारे लाखों कस्टमर को थोड़ी ना पकड़ेगी, जबकि थोड़े बहुत दुकानदारों को पकड़ सकती है। पॉइंट समझ में आ गया? इसलिए जो इनपुट जीएसटी है वो बिजनेस के लिए एसेट होती है। एसेट पता है क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पे कर दिया 180 रुपए। अब मैं जब कस्टमर को बेचूंगा मेरे को वापस मिल जाएगा। गवर्नमेंट या तो मेरे को गवर्नमेंट वापस कर देगी, गवर्नमेंट कहती है हम डायरेक्ट वापस नहीं करेंगे, आप अपने कस्टमर को सामान बेचो, उससे टैक्स ले लो, जेब में रख लेना। तो इनपुट जीएसटी दुकानदार पता है हमेशा क्या चाहता है? मेरा इनपुट जीएसटी ज्यादा से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि कस्टमर से टैक्स मिलेगा, जेब में रख लेंगे। और आउटपुट टैक्स हमेशा क्या कहती है? कम हो यार, क्योंकि आउटपुट टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को देना है, वो दिल नहीं करता देने का। तो ये जो इनपुट जीएसटी जो आप माइनस करते हैं, जिसको मैंने बोला था, इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। गवर्नमेंट ने इनपुट जीएसटी के ऊपर इतने रूल्स बनाए हैं, इतने रिस्ट्रिक्टेड ना, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं, मतलब सांस तक नहीं आती दुकानदारों को। ये लिया तो नहीं मिलेगा, ये लिया तो माइनस नहीं करने देंगे। माइनस करने का मतलब होता है सेट ऑफ नहीं करने देंगे, यानी कि पूरा का पूरा आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराओ। तो इनपुट जीएसटी जो है पूरे जीएसटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं, बुक में नहीं। बुक में तो भी आपको दिखाई दूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, सबसे ज्यादा रूल्स है ना, वो इनपुट जीएसटी पे है। क्यों? गवर्नमेंट कहती है हम माइनस नहीं करने देंगे, अगर ये रूल या ये कंडीशन फुलफिल की तो। इसलिए दुकानदार रोते हैं। दुकानदारों को अगर हम समझा देते हैं ना, तो एक अच्छा दुकानदार हमेशा समझ जाता है कि हाँ भाई मेरे इससे थोड़ी पड़ रहा है। तो दुकानदार पता है क्या कहेगा? भाई पक्के पे हमने परचेज लेंगे, पक्के पे मतलब कि 1 नंबर में सेल लेंगे, 1 नंबर में परचेज। तो बीच का जो डिफरेंस है, अगर आपने ये सोच लिया कि ये टैक्स आपका है, फिर आप रोते रहोगे चुन्नू की तरह। लेकिन अगर आपने समझ ली कि आप तो सिर्फ एक गवर्नमेंट के मीडियोकर बन के कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो, बाद में पे भी तो करना पड़ेगा, तो वो वाले पैसे जेब में रखो ही मत। एक साइड पे एक बॉक्स रख लो, जो जीएसटी के पैसे होंगे वहां रख लिया करो। हर महीने की 20 तारीख को जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है। तो हर महीने की 20 तारीख को हम बिजी होते हैं। 20 लास्ट डेट है, 15 को जमा करा दो, 12 को, 20 को। इंडिया है, इंडिया कब जमा कराएगी? 20 तारीख को रात को 8 बजे। और सर मेरे ना इस महीने का इतना टैक्स इकट्ठा हो गया है। कौन सा? आउटपुट या इनपुट? आउटपुट। देखा, आप बोलते नहीं हो। दुकानदार सीए को फोन करता है, अकाउंटेंट को फोन करता है 20 तारीख को रात को 8 बजे, सर मेरा ना पिछले महीने का ना इतना आउटपुट टैक्स इकट्ठा हो गया। आउटपुट कौन सा? सेल वाला। तो मैं कस्टमर से ले चुका हूं, जमा करा दो। लास्ट डेट गवर्नमेंट ने 20 तारीख बोली है, दुकानदार 20 तारीख को रात को 8 बजे बोलते हैं सर जमा करा दो। पहले देने का मन ही नहीं करता। चीज समझ में गई? तो उसके बाद फाइन लगता है 100 रुपए दिन का। और उस 100 रुपए के ऊपर या जो टैक्स हमने जमा नहीं कराया ना, उसके ऊपर फिर जो वो भी लगता है, इंटरेस्ट भी। एक तो होता है फाइन लेट जमा कराने का, एक उसके ऊपर ब्याज भी लगेगा। अब देखो ये वाली लाइन जो हम पढ़ चुके थे, दोबारा पढ़ रहे हैं। 5वें पॉइंट के बाद पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जीएसटी इज पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर है ना हमेशा। ऑन कलेक्ट कब किया जाता है? ऑन सेल। दिख रहा है आपको? कलेक्ट कब किया जाएगा? जब सेल करेंगे। टर्म्ड एज, अच्छा जीएसटी पेड, जो जीएसटी हम पे कर चुके हैं उसको इनपुट जीएसटी बोलेंगे। अब देखो ध्यान से ये वाली लाइन, इज सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है माइनस करना, अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड, यानी कि आउटपुट। सेट ऑफ का मतलब माइनस। इस केस में हमारा क्या बनेगा? 216 हो गया आउटपुट, और इनपुट कितना था? 180। तो हमने कितना सेट ऑफ किया? 180 रुपये। सेट ऑफ मतलब जो आप माइनस करके बाकी बैलेंस गवर्नमेंट को जमा करा रहे हो ना, उस माइनस करने के प्रोसेस को बोलते हैं सेट ऑफ करना। तो हमने गवर्नमेंट को कितना जमा करा दिया? 36 रुपये। देखना ये वाली लाइन, 3 ऊपर लाइनें पढ़ के देखो, समझ में आ रही है? 2.5 लाइनें। अगले पैरे की लाइन पढ़ रहे हैं। एज सच जीएसटी पेड ऑन परचेज। जीएसटी पेड ऑन परचेज इनपुट हुआ क्या आउटपुट? परचेज के टाइम वाला
इज नॉट अ कोस्ट। अब समझ में आया? कहते हैं ये दुकानदार के लिए कोस्ट नहीं है, ये दुकानदार के लिए क्या है? इट इज एसेट। क्योंकि ये पैसे आप जब कस्टमर को बेचोगे तो ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे ना। तो जो चीज मुझे मिलनी है दैट इज माई एसेट, जो चीज मेरे को पे करनी है दैट इज माई लाइबिलिटी। मिलने कौन से हैं? इनपुट वाले पैसे। पे कौन से करने हैं? आउटपुट के पैसे। पे क्यों करने हैं? क्योंकि टैक्स के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? आपने कलेक्ट किससे कर लिए? कब कलेक्ट किए थे? तो सेल के टाइम पे जो कलेक्ट किए हैं, सेल मतलब इन या आउट, इसलिए इसका सेल के टाइम पे जो टैक्स इकट्ठा करते हो कस्टमर से, इसलिए उसका नाम पड़ गया आउटपुट। आगे, इट इज एन एसेट बट इट कैन बी सेट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल। तो जो आउटपुट टैक्स आपने इकट्ठा किया वहां से सेट ऑफ कर लेना। सिमिलरली जीएसटी कलेक्टेड ऑन द सेल इज नॉट एन इनकम ऑफ द सेलर। आया समझ? तो किसी सेलर की इनकम नहीं है। सेलर पता है क्या समझते हैं इंडिया में? यही तो स्यापा है। सेलर समझते हैं वो जो 216 रुपए आए थे ना, या जो पप्पू को 180 रुपए आए थे, वो कहते हैं अच्छा 1180 रुपए मिल गया ना, क्योंकि कस्टमर जो है वो इकट्ठे दे देते हैं सारी पेमेंट। दुकानदार को लगता है वो बहुत पैसा है, फिर हर महीने की 20 तारीख को देखते हैं अच्छा पैसा देना पड़ रहा है, रोना शुरू कर देते हैं। वो भाई मिला तुम्हें क्यों था? तुम्हारे तो 1000 रुपए थे ना पप्पू के, चुन्नू के 1200 थे, तुम वो रखो। तुम्हारे पास आया था 1180 रुपए या 1416 रुपए, उसको अपनी इनकम नहीं मान लेनी। क्या आपको लॉजिक समझ आ गई? 99% मेरे लॉजिक्स आपके अब खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के, 99%। लेकिन अब जो होता है जीएसटी नंबर के थ्रू भरते हैं। हाँ, जीएसटी नंबर के थ्रू, ठीक है। और क्या होता है? वो हर खरीदना ही पड़ता है हर दुकानदार को। नहीं, मैंने कल बताया नहीं था 20 लाख या 40 लाख, आपको तो अच्छा। जिसकी 40 लाख से ऊपर की सेल होगी, सर्विस पे 20 के ऊपर है, बाकी गुड्स पे 40। ठीक है। अब एक और मजेदार पॉइंट बताऊं, सीखना चाहते हो? एक एग्जांपल मैं दूंगा, कोई एक दो आप अपने आप सोचना, पता चल जाएगा कितनी आपको दुकानदारों की नॉलेज है। एक मोबाइल वाला दुकानदार है, वो मोबाइल भी बेचता है, वो आपके आईफोन या रिपेयर भी तो करके देता है ना, ठीक भी तो करके देता है। तो जो तो वो मोबाइल बेच रहा है दैट इज गुड्स, जो वो आपका फोन ठीक कर रहा है वो सर्विस। तो ये वाले दुकानदारों को बोलते हैं गुड्स प्लस सर्विस, इसको बोलता है कॉम्पोजिट सप्लायर। कॉम्पोजिट मतलब मिक्स सप्लायर। अब इनकी लिमिट 20 लाख होगी या 40 लाख, इस पे बवाल मचे इंडिया में बहुत। सर्विस वाला, अब नीचे मोबाइल वाला है, वो कहता है यार मैं तो रिपेयर सिर्फ महीने या 2 महीने में एक बार करता हूँ, तो मेरी लिमिट तो 20 लाख नहीं होनी चाहिए, 40 लाख में तो गुड्स में हूँ। गवर्नमेंट कह रही है तू सर्विस भी तो करता है, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? 40 जो बेचेंगे उस पे 40। जो बेचेंगे वो, जो बेचेंगे लेकिन दुकानदार देखो, दुकानदार ना कभी भी नहीं बताएगा। आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, अगर रात को कहोगे ना कि कितनी उगाड़ी हुई, वो ये थोड़ी देखेगा वो रिपेयर वाली उगाड़ी वहां पे रख। समझ लो नहीं काटते हर बंदे, मतलब जैसे जो रिटेल वाले होते हैं वो पूरे दिन के इकट्ठे काट देते हैं, ठीक है। मतलब हिसाब रखना बड़ा मुश्किल है। अब कोई बंदा आया कह रहे हैं मेरा एक पेच ढीला है मोबाइल का, ठीक है, या फिर वो लैमिनेशन उतर रही है, वो थोड़ा सा सेट कर देता है, अब उसके समझ लो 20 रुपए लिए, कितना हिसाब रख लेगा? प्रैक्टिकली पॉइंट मैं बोल रहा हूं मैं। आप चंडीगढ़ में जाओ, शास्त्री मार्केट है, और उधर क्या कहते हैं 17 सेक्टर के सामने मोबाइल की मार्केट है, छोटा सा बूथ लगा होता है जितना मैं बैठा हूं, इसमें 50 मोबाइल बिक भी रहे हैं, सर्विस कर करके दौड़ दौड़ दे ही जा रहे हैं, रिकॉर्ड ही नहीं है। अब इसको सर्विस माने या गुड्स माने? गुड्स ही मानेंगे। लेकिन वो सर्विस तो दे रहे, 30 लाख लगा देंगे बीच वाली। वो कह रहे हैं 30 लाख लगा लो। गवर्नमेंट कह रही है लिमिट दो ही है, 20 या 40, कोई बीच में कुछ नहीं है, या होगा लड़का या लड़की, ठीक है, बीच का कोई नहीं है। 40 ही तो देखो इस केस में होगा क्या? अगर कोई अगर दुकानदार है वो गुड्स की डीलिंग भी कर रहा है, कोई दुकानदार जो है वो सर्विसेज में भी डील कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। तो कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में यू हैव टू आइडेंटिफाई विच रूल विल बी एप्लीकेबल। तो आप खुद सोचो तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? गवर्नमेंट बीच में आई, गवर्नमेंट कह रही है अगर सर्विस बेच रहे हो तो 20 लाख लिमिट है, गुड्स बेच रहे हो तो 40 लाख लिमिट है, गुड्स प्लस सर्विस हुई तो 20 लाख लिमिट है। मतलब सर्विस के कंपोनेंट को देखिए कि गवर्नमेंट ने चलाकी चली, अपनी चाल चली, या दुकानदार को, मतलब दुकानदार कह रहा है 20 लाख, हाँ उसको जहां से ज्यादा पैसे मिले, उन्होंने देखा दुकानदार को 20 लाख वाली कैटेगरी में ले आते हैं, जैसे 20 लाख वाली कैटेगरी में ले आए 20 लाख के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अब तक आप मुझे फीस देते हो 1000 रुपए, अगर मैं 20 लाख से ज्यादा की ट्यूशनें पढ़ानी शुरू कर दी, अगले साल से मेरी फीस हो जाएगी 1180। आप लोगों को लगेगा सर ने फीस बढ़ा दी, मेरे हिस्से तो 1000 ही आएगा, आपका जो 180 है मैं किसको जमा करा दूंगा?
मेरे लिए आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दूंगा मैं, और क्या होएगा? मेरे लिए तो कुछ नहीं आया ना, मेरे लिए तो 1000 का 1000 है, लेकिन मेरी बिजनेस अच्छा चलने लग गया, मतलब मेरा बिजनेस अच्छा चले उसका बोझ भी आप लोगों के ऊपर पड़ गया। रियलिटी तो यही है। तो आपको तो यही दुआ करनी चाहिए दुकानदारी ना ही बढ़े ना किसी की। लेकिन जब बंदा अपनी दुकानदारी सोचेगा, अब इनकी कपड़े की दुकान है, अब इनकी सेल एक महीने की समझ लो इतनी ज्यादा है, तो ये तो कहेगा यार, क्योंकि बंदा क्या चाहेगा दुकानदार, मेरा काम तो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जो समझदार दुकानदार होएगा वो कहेगा मेरा काम तो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जीएसटी लग जाएगा, मैंने तो कस्टमर से ही लेना है ना, कस्टमर से लेके किसको जमा करा देना है, बात खत्म। लेकिन अब इस केस में एंट्री होती है एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपकी रातों की नींद खराब कर देगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया यहां तक? गूगल कर रखा है। एक सेकंड सिर्फ। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, गवर्नमेंट ने बोला टाइप्स ऑफ रेट ऑफ जीएसटी कितनी तरह के होते हैं? 5 तरह। रेट ऑफ जीएसटी 5 तरह की, किसी को याद है कौन कौन से रेट होते हैं? 28। रेट ऑफ जीएसटी 5 टाइप्स। रेट ऑफ जीएसटी 5 टाइप्स। जीएसटी गेट, अब टाइप्स ऑफ जीएसटी, पहले तो हमें क्या लगता था, एक सीजीएसटी है, एक एसजीएसटी है, ठीक है। अब देश में सिर्फ सेंटर और स्टेट थोड़ी है, यूटी कहती हेलो ब्रदर आई एम हेयर, यूटी जीएसटी लग गया, और एक लग जाता है फिर आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब कि जो सामान एक स्टेट से पंजाब से हरियाणा में जा रहा हूँ, तो पहले मेरे को देखना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी पता है कब लग रहे हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी तब लगते हैं, इधर देख लो, जब सामान विद इन द स्टेट, सेम स्टेट पे अगर सामान सेल हो रहा हो, सेम स्टेट को इंटर बोलेंगे या इंट्रा बोलेंगे? सेम स्टेट को बोलते हैं इंट्रा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कल जो हमारा कंपटीशन है वो इंटर स्कूल चैंपियनशिप है। इंटर मतलब एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ, उसको बोलते हैं इंटर। एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ इंटर। अगर विद इन द स्टेट है तो उसको बोलते हैं इंट्रा। अगर मुकत वालों का मुकत वालों के साथ करा दे, इंट्रा है वो। यूटी जीएसटी तब लगता है अगर चंडीगढ़ से पंजाब, चंडीगढ़ से सामान वगैरह बेच रहे हो, मतलब यूनियन टेरिटरी। पता है ना देश में कितनी यूनियन टेरिटरी है? 7, अब 9 हो गई, पहले 7 होती थी। अब जम्मू कश्मीर को उसके साथ, लद्दाख के साथ वो तोड़ दिया था ना। आईजीएसटी का मतलब होता है इंट्रा, जब डिफरेंट स्टेट, तो ये हो गई इंटर। मैं देख रहा था ना बाकी जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। अब यहाँ पे मसला पता है क्या आया, जब सामान बेचते हैं आधा आधा सामान बेचते हैं, जो मेरे पास आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी कब लगता है? सेल के टाइम पे। तो सेल के टाइम पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी, समझ लो 18% वाला रेट है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ठीक है। ये मैं अगर विद इन द स्टेट में सामान बेच रहा हूं। भैया इधर देख ले, अभी तो 10 मिनट क्लास चलेगी, तो ऐसा मत सोचना 1 मिनट में खत्म होगी, अभी 10 मिनट क्लास चलेगी। अगर मैं ये सामान सेल कर रहा हूं, अब मेरे को एक बात बताओ, अब हमारी अशोका फर्नीचर हाउस हमारी दुकान है, हमारा सामान जो मेनली पता है कहां से आता है? हरियाणा से। हरियाणा में एक शहर है कैथल, कैथल में सामान आता है गुजरात से। तो कई बार जो बड़े बड़े ट्रक मंगवाने पड़ते हैं तो हम डायरेक्टली गुजरात से मंगवा लेते हैं। गुजरात में सामान आता है फॉरेन से, मलेशिया, थाईलैंड, कनाडा, बैंकॉक, वहां से आती है लक्कड़ कट के। सोर्स बता दिया पहले, गुजरात, गुजरात से कैथल, कैथल से राजपुरा। हम सामान कभी हरियाणा से खरीद रहे हैं, कभी गुजरात से, कभी सामान 18% पे खरीद रहे हैं, कभी 28% वाला। और जब हम बेच रहे हैं, ठीक है, बेच हम कहां पे रहे हैं? कभी विद इन द राजपुरा पंजाब ज्यादा से ज्यादा, कभी क्या कहते हैं हरियाणा, कभी कहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं से हम खरीद सकते हैं। खरीद रहे हैं तो हमारा टैक्स रेट लग रहा है 18%, क्योंकि टिम्बर के ऊपर टैक्स लगता है 18%। हम उसका फर्नीचर या लग्जरी आइटम बनाते हैं तो हमें पे करना पड़ता है 28%। कुछ खरीद रहे हैं पंजाब से, कुछ खरीद रहे हैं गुजरात से, कुछ हरियाणा से, बेच भी ऐसे ही रहे हैं। तो अब इस केस में सेट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल बता दिए। गवर्नमेंट ने सेट ऑफ करने के रूल बताए, जैसे हमारे केस में वो 216 में से 180 नहीं माइनस कर रहे थे, 216 में से 180 माइनस कर रहे थे ना। गवर्नमेंट ने इस 180 के ऊपर सांप बिठा के रखा हुआ है। वो सांप क्या है, कैसे वो डसता है, कितने फर वाला सांप है,
4 फर वाला, 3 फर वाला के 1 फर वाला कितना जहरीला है, उसकी डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। जो इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है ना, सबसे खतरनाक पॉइंट, वो यही सांप है।